मैं और मेरे रिश्तेदार पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सर ये कौन सी पिक्चर है? अरे भाई पिक्चर नहीं है, हम पढ़ने रहे हैं रिलेशंस, याद है आपको? तो उसका है पार्ट 2 जहां पे हम देखेंगे रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि पिछले सेशन में हमने सिर्फ रिलेशंस को हल्का सा टच किया था और हम वापस आ गए थे और हमने मेजरली वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो लिंक में भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो, जाके देखो एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करो। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। माइंड ब्रेन के ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको देता है 100% क्वालिटी एजुकेशन थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड ऐप। आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने एग्जाम में उत्तीर्ण अंकों के साथ पास हो सकते हैं। चलो अब ये तो हो गई अपनी एक, तो पहले क्या कर रहे थे वो थोड़ी सी हमारी प्रमोशन, उसके बाद अब हम आ गए हैं मेन मुद्दे पे कि भैया आज के सेशन में होने क्या वाला है। तो भैया आज के सेशन का टॉपिक का टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशंस में थोड़ा और डीप डाइव करेंगे अपन, समझेंगे रिलेशंस कैसे होते हैं। वो नहीं जो आपके जीवन में है, आपके चाचा मामा ताया वो सिचुएशनशिप और वो जो भी होते हैं फ्रेंड्स एंड ऑल, वो सब नहीं। हम बात कर रहे हैं मैथ्स के रिलेशंस की, ठीक है, कि गणित में रिलेशंस कैसे होते हैं। शायद इनके वजह से आपके वो वाले भी सुधर जाएं, अब वो तो भगवान ही जानता है। कक्षा 11वीं की अप्लाइड मैथ्स के 5th चैप्टर का ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर इसकी एक एक्सरसाइज है और फिर हमारा नया कार्य शुरू हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं भैया बिना समय को वेस्ट किए। हमारी रोज की जिंदगी में हम फ्रीक्वेंटली बात करते हैं किसके बारे में? रिलेशंस के बारे में। किससे भाई? लोगों से, ऑब्जेक्ट्स से, चीजों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को अपनी कोई पेन बहुत प्यारा होता है ना, किसी किसी को अपने एनिमल से बहुत ज्यादा लव होता है, किसी किसी को स्ट्रीट एनिमल से बहुत ज्यादा लव होता है। तो ये सारे क्या, ये सारे रिलेशंस हैं जो हमने बनाए हैं ओवर द टाइम, लोगों के साथ, चीजों के साथ, ठीक है। टू लर्न द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, अब ये हम आ रहे हैं थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है। टू लर्न द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल यहां पे हमें दिए गए हैं जिससे हमें रिलेशंस का कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स थोड़ा बेहतर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर A है सेट अपना 1 2 3 5, सेट B है 2 और 4, देन A क्रॉस B, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमने पिछले सेशन में कवर किया है। याद आया? नहीं आया तो भैया बादाम खाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो और अपनी जो याद करने की क्षमता है उसे थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि जरूरत है। अब भैया 11वीं में आ गए हो, सिलेबस बहुत छोटा सा नहीं है। आपने क्या किया था? आपने हर एक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट को हर एक एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट के साथ जोड़ा था, रिलेशन बनाया था। जैसे 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 5 2 5 4, ठीक है। वी ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन। अब यहां पे देखो, जब मैंने ए क्रॉस बी किया तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ बोल दिया कि भैया ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए बी से। कोई कंडीशन नहीं लगाई तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। लेकिन अब इसी में अगर मैं एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं एक कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं एक कह सकते हैं कि एक यहां पे सिचुएशन रख दूं कि इस लेस देन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन नो रिलेशन। बस एक ही चीज है कि यहां पे ए और बी के बीच में समन्वय बिठाया गया है, ठीक है, कि भैया एक एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा और दोनों का जो ग्रुप बनेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा होगा। पर इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब मैं कोई कंडीशन लगा देता हूं, कोई सिचुएशन खड़ी कर देता हूं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एडवांस आंसर देता है जिसमें ये सारे होना कंपलसरी नहीं है। इसमें से वो वाले आपके एलिमेंट्स या वो वाले आपके ऑर्डर्ड पेयर जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो रिलेशन पे खरा उतरेंगे, वो हमारा आंसर होंगे। इज दिस क्लियर? तो यहां पे इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी? इन्होंने कंडीशन लगा दी कि भैया लेस देन होना चाहिए। कौन? पहला वाला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला
कंपोनेंट है वो दूसरे वाले कंपोनेंट के मुकाबले क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो अब देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1r2, 1r4, 2r4 एंड 3r4। ये क्या हुआ, हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आए थे उसमें से कुछ सिलेक्टेड वंस जो कि हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो हमने यहां पे मेंशन कर दिए, और ये हो गया एक रिलेशन। ठीक है, तो अगर मैं सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं कि मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएं जिसमें ए वाला छोटा हो और बी वाला बड़ा हो, तो मैं कुछ इस प्रकार जवाब लिखूंगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से अलग कैसे है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई कंडीशन नहीं होती, सबको हर एक के साथ मिलना जुलना पड़ता है, लेकिन इस केस में आपकी कंडीशन लग जाती है तो वो एलिमेंट्स जो कि इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी संख्या सीमित हो जाती है। जैसे यहां पे 5 जो है वो किसी से नहीं मिल रहा है, 3 जो है वो 2 से नहीं मिल रहा है, 2 भी 2 से नहीं मिल रहा है, केवल 1 ही है जो कि दोनों से मिल रहा है। तो रिलेशन में चीजें थोड़ी सी डिफाइंड हो जाती हैं और हर एक को यहां पे कंसिडर नहीं किया जाता है। इज दिस क्लियर? जी सर। omitting the letter R between the above pair of numbers and writing these pairs as numbers of ordered pairs, the above information can be written as a set of ordered pairs are where। अब देखो यहां पे हमने जब ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे तो कॉमा के साथ पढ़े थे, इन्होंने बीच में आर लिख दिया, और ये आर लिखना बीच में नंबर्स के थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो इन्होंने क्या बोला, एक काम करो आप उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो आपके पास पीछे था ए क्रॉस बी, उसमें से वो वाले आपके ऑर्डर्ड पेयर जो कि हमारे दिए हुए रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही साबित कर रहे हैं, उन्हें अलग से लिख दो और उसको नाम दे दो आर। यहां पे आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिलेशन जिसमें आपका आंसर होगा कि भैया 1,2, 1,4, 2,4 एंड 3,4। ये चार वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि हमारे दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर हमें रिलेशन ही पढ़ना था तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ा? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से मिलवाना पड़ता है, लेकिन रिलेशन में क्या हो जाता है, रिलेशन में हमारी दी हुई कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर चेंज होता रहता है। पर लेकिन ये जो आंसर आता है ये इट कम्स फ्रॉम द पूल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऐसा समझ सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के पूरे पानी के बकेट में से 1 या 2 मग हमने निकाल लिए जो हमारी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, हमारी दी हुई कंडीशन पे खरा उतर रहे थे। इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पे इसी रिलेशन को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, यदि आपको वो याद हो तो, कि भैया एक्स वाई का हमारा पेयर होना चाहिए जिसमें एक्स बिलोंग करेगा ए को, वाई बिलोंग करेगा बी को, और एक्स छोटा होगा वाई से। ठीक है, थस अब देखो यहां पे कंक्लूजन में आपको समझाने का प्रयास किया है, द रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये रिश्ता किसके बीच में है, रिश्ता है सेट ए टू सेट बी। देखो एक बात समझो, ठीक है, यदि 2 लोग हैं, ठीक है, ये मान लीजिए फादर हैं और एक सन है, ठीक है, अब यहां पे अगर आप दोनों से रिश्ता पूछोगे तो ओवरऑल दोनों का रिश्ता बाप बेटे का है, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन जब आप इससे पूछोगे कि वह व्यक्ति आपका कौन है तो वो क्या बोलेगा, ही इज माय फादर। पर यह व्यक्ति जो पिता की पोजीशन पे है वो नहीं बोलेगा ही इज माय फादर ना, वो रिश्ता बदल देगा, वो क्या बोलेगा, ही इज माय सन। तो जब आप किससे पूछ रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही सेट्स में भी डिपेंड करता है कि आप किस सेट से किस सेट तक रिश्ता बना रहे हैं, ठीक है, अन्यथा आप गड़बड़ कर बैठेंगे और कभी आपका आंसर सही नहीं आएगा।
तो अगर हम रिश्ता बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं सेट ए टू सेट बी का, तो वो उसी पे लगेगा, उल्टा होगा ऐसा कहीं नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहां देखो, सेट ए टू सेट बी गिव्स राइज टू अ सबसेट आर। तो जब आपने सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया तो आपको मिला एक सबसेट। किसका सबसेट? आपके कार्टीशन प्रोडक्ट का। जो कार्टीशन प्रोडक्ट में सारे आंसर्स आए थे उसमें से वो आंसर्स जो कि हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे उनको हमने एक सबसेट में डाल दिया और इसको हमने कहा कि भैया ये एक रिलेशन बना रहा है ए और बी के बीच में। कार्टीशन प्लेन में, कार्टीशन प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, सिर्फ वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था कि हमने ए सेट के सारे एलिमेंट्स को बी सेट के सारे एलिमेंट से मिलवाया। सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स आर वाई, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई। तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भैया सबसेट की क्या कंडीशन होगी, सबसेट की कंडीशन यही होगी कि एक्स इज लेस देन वाई। इज दिस क्लियर? बिल्कुल। तो सबसेट कहां से आया? जो मेन सेट था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर जो कि हमारे दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे उनको हमने एक अलग बक्से में डाल दिया और फिर अपना जवाब बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, सेकंड एक अपने एग्जांपल दिया कि लेट ए बी 2 3 5 9 एंड बी बी 4 6 9 15 एंड 25। देयर इज अ रिलेशन। अब यहां पे देखो रिलेशन दिया है इन्होंने, क्या रिलेशन दिया है? इज अ डिवाइजर ऑफ, कौन किसका? बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अर्थात ये कह रहे हैं कि सेट ए का एलिमेंट, सेट ए एलिमेंट शुड बी अ डिवाइजर ऑफ, सेट ए एलिमेंट इज अ डिवाइजर ऑफ किसका? सेट बी के एलिमेंट्स का। तो देखो अगर मैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को खाली क्या करता कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता तो मैं ये नहीं देखता, ये मैथमेटिक्स नहीं लगाता मैं डिवाइजर वाली, मैं सिर्फ क्या करता, मैं सिर्फ वहां पे एक एक एलिमेंट को सामने वाले सेट के एक एक एलिमेंट से जोड़ देता। ठीक है, लेकिन अब मुझे यहां पे मैथमेटिकल नॉलेज भी यूज करना पड़ेगा कि सेट ए के कौन से एलिमेंट दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखो जैसे यहां पे आपको दिखा 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4, 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6, 2 इज अ डिवाइजर ऑफ ओनली दीज 2, 2 4 2 6, 3 6, 3 9, 3 15, 5 15, 5 25 एंड 9 9। ये सारे आपको क्या मिले? ये सारे वो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि हमारे दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल मिला के कितने प्रोडक्ट कितने मिलेंगे आपको वहां पे ऑर्डर्ड पेयर? सर वैसे तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो 4 और ये पंजे हो गया 20, तो हमें तो वैसे 20 मिलने चाहिए, पर उन 20 ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद मिलेंगे उसमें से ये कुछ हैं जो कि हमारी दी हुई कंडीशन को, हमारे दिए हुए रिलेशन को यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे हम रिलेशन पे आते हैं वो आपको समझ में आया। कैसे आते हैं? कुछ दी हुई कंडीशन पे फोकस करके, पे कॉन्सेंट्रेट करके। तो यहां हमने दिमाग लगाया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट से एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैच करवा के लिखते जाते हैं। पर यहां पे आपको सोचना पड़ा कि क्या हमारे नंबर्स सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को डिवाइड कर पा रहे हैं? यदि हां तो ही वो रिलेशन के अंदर आ पाए। ठीक है, इसी को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के स्टाइल में लिखूं तो ये जो आर है जो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने आंसर कुछ ऐसा बताया। ठीक है, कंडीशन को हमने अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एलिमेंट किसका है जब तक हम वो डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। ठीक है, x इज अ डिवाइजर ऑफ y। चलिए अब यहां देखिए, द रिलेशन इज अ डिवाइजर ऑफ, यहां पे रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है इनके बीच में? इनके बीच में एक ही रिलेशन है, इज अ डिवाइजर ऑफ। अब अगर ये रिलेशन नहीं होगा तो आपको पता है एक आंसर उसमें ये भी आएगा 2 और 15। ठीक है, रिलेशन के बिना
इसका क्या सेंस हुआ 2 और 15 का? कोई सेंस नहीं हुआ, है कि नहीं? ये बस दो नंबर थे जो साथ में लिखे हुए हैं, पर लेकिन मैंने जब रिलेशन बता दिया तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली जो कि यूनिक है, जो कि मुझसे एक मेंटल एबिलिटी, एक दिमाग यूज करने वाली स्किल करवा रही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसलिए हम रिलेशन पढ़ते हैं ताकि हम नंबर्स के बीच में, किसी दो पर्टिकुलर सेट्स के बीच में कुछ रिश्तेदारी, कुछ लॉजिक, कुछ वहां पे रीजनिंग आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, चलिए ए क्रॉस बी सच दैट, अब यहां देखो क्या बोला था हमने यही कहा था कि जो ये आर होगा वो क्या होगा, वो होगा सबसेट किसका? ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी में बिना कुछ सोचे समझे केवल एलिमेंट्स को एलिमेंट से मिलवाया जाता है, पर जब आप रिलेशन करते हो तो फिर आप सोचते भी हो कि भैया अगर मैं इसको इससे मिलवाऊंगा तो जो मेरी दी हुई कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए तो x इज अ डिवाइजर ऑफ y की कंडीशन के तहत यहां पे आपको आंसर मिला। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए अब देखिए यहां पे लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तीसरा का एग्जांपल आपके समक्ष हम यहां पे रख रहे हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि भैया नेचुरल नंबर्स का पूरा समंदर ले लो। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन हैज इट्स स्क्वायर फ्रॉम द नंबर सेट n टू n। बेसिकली क्या बोला आपने? आपने कहा मुझे खेलना है, मतलब बेसिकली हमें रिलेशन बनाना है किसके बीच में? नेचुरल नंबर्स के बीच में। और क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? आपको वो नंबर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखो यहां पे आपका था पहला n यानी नेचुरल नंबर इज, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं हमारा रिलेशन की हैज एज इट्स स्क्वायर। ठीक है, हैज एज इट्स स्क्वायर। ठीक है, क्या n टू n बोल रहा है, तो ये वापस आ गया ना। अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आपको उन नेचुरल नंबर्स को यहां पे लिखना है, यहां पे स्पेसिफाई करना है जिनका स्क्वायर भी एक नेचुरल नंबर ही है। तो उस लिस्ट में कौन कौन शामिल होगा? तो 1R1, 2R4, 3R9, 4R16 नंबर और उसका स्क्वायर, नंबर और उसका स्क्वायर, वही जिनका स्क्वायर नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं लिख सकता 5.5, क्योंकि 5.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5.5 का स्क्वायर आएगा 30.25, और इनके हिसाब से जो आपका स्क्वायर है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारे रिलेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो हमारी लिस्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, दिस कैन बी रिटर्न एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर r इज इक्वल टू, देखो यहां पे लिखा है किस में? यहां पे लिखा है रोस्टर फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25। पहली वाली संख्या भी कौन है मुन्ना? नेचुरल नंबर। दूसरी वाली संख्या क्या है? उसी का स्क्वायर है, जो कि रिजल्ट दे रही है एक नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे सवाल में कहा गया है कि आपको n टू n जाना है, मतलब नेचुरल नंबर से ही आपकी कंडीशन शुरू हो रही है और नेचुरल नंबर पे खत्म होनी चाहिए। कंडीशन है कि जिसका भी आप नंबर, जो भी आप चूज कर रहे हो, उसका स्क्वायर भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। यही रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है। देखो क्या लिखा, रिलेशन क्या बोला है कि भैया जो भी आपका नेचुरल नंबर होगा उसका स्क्वायर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ही वो हमारी लिस्ट में शामिल हो पाएगा। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। नीचे देखो आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पे x और y का सीक्वेंस दिया है। x और y दोनों को नेचुरल नंबर फैमिली से बिलोंग करना चाहिए और y को x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, मतलब जो सेकंड वाला नंबर है, जो सेकंड कंपोनेंट है, उसे फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? चलिए अब यहां देखिए, द R इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n। अब यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है? नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, जिसमें बहुत सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उसमें से कुछ हमारा यहां पे सबसेट बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ R, और कुछ क्यों है? क्योंकि ये भैया कुछ हैं जो कि हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, द अबव एग्जांपल्स लीड टू, अब यहां पे एक डेफिनेशन आपको दिख रही है जो कि किसके बारे में है? जो कि आपके रिलेशन को डिफाइन कर रही है। देखो यहां पे ध्यान से पढ़ो, इफ ए एंड बी
आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यदि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो कोई भी सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का, जो कि ए क्रॉस बी क्या होता है भैया, एलिमेंट का एलिमेंट से दोस्ती, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो भैया ए क्रॉस बी पूरा समंदर हो गया, इस समंदर से कोई भी चीज अगर आप निकालते हैं तो उसे आप रिलेशन कहते हैं, किसका, ए और बी के बीच का। लेकिन रिलेशन कैसा होगा वो आप डिफाइन करते, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू 5 मानी एम्प्टी सेट, मानी कुछ भी नहीं मिला, देन आर इज कॉल्ड अ एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको दो सेट्स दिए गए थे, आपने उनके बीच में रिश्ता स्टैब्लिश करने की कोशिश की, आपने डिफाइन किया, लेकिन आपने जो डिफाइन किया ऐसा कोई भी सेट नहीं था दोनों एलिमेंट का मिला के, यानी ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं था जो आपकी दी हुई कंडीशन को फुलफिल कर सके, तो उस केस में आप कहते हो कि हमने एक एम्प्टी रिलेशन डिफाइन किया था, ठीक है। इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी देन आर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपने कुछ ऐसा रिलेशन बता दिया जिससे कि सारे जो आपके ऑर्डर्ड पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो सबके सब रिलेशन के अंदर आ गए, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या बोला कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे मान लो आपने कोई स्टोर पे गया, वहां पे उन्होंने लिखा है कि भैया हम 40% डिस्काउंट देंगे उस व्यक्ति को जिसका बर्थडे 31 फरवरी को आता है 31 फरवरी का तो किसी को बर्थडे नहीं आता है, तो उस केस में आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो वो क्या हो गया, वो एक एम्प्टी रिलेशन सॉर्ट ऑफ हो गया कि आपने रिश्ता भी बोल दिया लेकिन वो किसी काम का भी नहीं है। पर मान लो आपने बोल दिया हम हर उस व्यक्ति को डिस्काउंट देंगे जो कि पैदा हुआ है, ठीक है, मतलब जो कि संसार पे एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। क्लियर है ये बात, जी सर। चलिए अब यहां देखिए, और अगर हम आगे समझें तो देखो क्या लिखा है, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड इफ ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि आपके रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं ए आर बी, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन है। से दैट इज रिलेटेड टू बी इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब अगर ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि हमारे दिए हुए रिलेशन की कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप लिखते हो ए आर के ऊपर एक कट मार के कि भैया यहां पे रिश्ता स्टैब्लिश नहीं हो पाया, एंड से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। कब होगा, जब हमारे दिए हुए रिलेशन की कंडीशन को वो ऑर्डर्ड पेयर, वो दो नंबर का सेट, वो दो नंबर्स का जो ग्रुप है, दो नंबर्स का जो पेयर है, वो हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर पाए। तो इन पर्टिकुलर इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। अगर आपके पास एक ही सेट है, अगर आपके पास एक ही नॉन एम्प्टी सेट है, तो यदि आप उसका खुद से रिश्ता भी निकाल रहे हैं, यदि आप उसका खुद से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसके सबसेट्स को किसी पर्टिकुलर कंडीशन से एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं, तो भी आप कहते हैं कि भैया वहां भी रिलेशन है, और वहां रिलेशन किसका, रिलेशन ऑन ए है, ठीक है। ए के ऊपर ही हमने रिलेशन लगा दिया, मतलब हमने उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को उसी के साथ जो हमने निकाला था उसको फिल्टर करके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को अलग कर लिया है। इज दिस क्लियर, जी सर। तो न सिर्फ रिलेशन दो अलग अलग सेट्स के बीच में होता है, बल्कि सेम सेट का अपने ही सेट के साथ भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है। जैसे हमने किया था नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नंबर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसके पहले किया था ए का बी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपका दो अलग अलग सेट होंगे तभी रिलेशन बनेगा ना। अगर आपके पास एक सेट है, ठीक है, और आप उसमें भी उसके सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन को बयां करके अलग कर पाते हैं, तो भी आप कहते हैं कि भैया वो रिलेशन है और खुद पे है, तो ऑन ए। क्लियर है ये बात,
जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने स्क्रीन क्लियर कर दिया। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। चलिए अब अपन कुछ नया सीखते हैं रिलेशंस के अंदर ही कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस पे अपन ध्यान देंगे, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन पे थोड़ा सा मेहनत। ठीक है, दो तरीके। नंबर एक, रोस्टर फॉर्म, और जैसा कि आपने सेट के रोस्टर फॉर्म में सीखा है वैसा ही लगभग यहाँ पे होता है। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होता है, अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू गिवन रिलेशन। तो इसमें आप सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को मेंशन करते हैं जो कि आपके दिए हुए रिलेशन को, दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है यहाँ पे R इज इक्वल टू 1,1, 2,4, 3,9 एंड 4,16। तो जो एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो हमारे सेट्स का पार्ट थी, जो हमारे सेट के एलिमेंट थे, उन्हीं को हमने यहाँ पे यूज करके आंसर बनाया। जहां पे रिलेशन क्या था उनके बीच में, हैज एज इट्स स्क्वायर, तो जिनका स्क्वायर था किसमें, पहले वाले सेट के वो एलिमेंट जिनका स्क्वायर दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स में उपलब्ध था। इसीलिए पहले वाले सेट में 5 होने के बावजूद हमारे आंसर में उसका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना, क्योंकि उसका स्क्वायर 25 दूसरे वाले सेट में नहीं है। ये मामला क्लियर है? जी सर। और एक बात बताओ, अगर किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर लिखने वाले ने ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखा होता, तो भी क्या आप यहां देखकर पता नहीं लगा सकते थे कि क्या कहना चाह रहा है लिखने वाला? सर बिल्कुल पता लगा सकते थे। तो बस यही जादू होता है रिलेशन का। रिलेशन आपको उत्तर देख के भी बता सकते हैं आपकी इनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या कंडीशन है, जिसकी वजह से ये चारों पेयर्स यहां पे सिलेक्ट हुए, बाकी सारे पेयर्स नहीं हुए। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो मेरा जो यहाँ पे मेन मकसद था आपको समझाने का वो यही था कि रिलेशन में क्या हो जाता है, रिलेशन में हम उत्तर देख के भी बता सकते हैं कि किस कंडीशन के तहत इन चारों सेट्स का सिलेक्शन हुआ, बाकी का नहीं हुआ। ठीक है, चलो एक ये हो गया रोस्टर फॉर्म, जहां आप एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यूज लिख के, ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के पूरी लिस्ट बनाते हो। दूसरा होता है इसका भाई विच इज सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पे हम जो हमारी कंडीशन है, जो सिचुएशन हमने लगाई है, उसको परिभाषित करके बताते हैं। ठीक है, इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, यहां पे देखो लिखा हुआ है x belongs to a, y belongs to b, the blank is to be replaced by the rule which associates x and y। तो यहां पे आप जो कंडीशन, जो रिलेशन, जो नियम लगा के आंसर बता रहे हैं वो मेंशन किया। जैसे यहां पे आपको देखो दिया हुआ, फॉर एग्जांपल सेट ए में 1 3 4 5 7 है, सेट बी में 2 4 6 8 है। उसका सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नीचे है, ये अपना रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है जहां पे सिर्फ वैल्यूज है। पर लेकिन हम यहां बता सकते हैं कि भैया आर रिलेशन जो है वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है कि पहला एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट वो ए का है, दूसरा वाला बी का है, और दोनों के बीच में क्या कंडीशन है कि एक्स जो है, यानी जो ए सेट का कंपोनेंट है, वो 1 लेस है किससे, वाई से। और वाई क्या है, वाई है बी का कंपोनेंट, बी का एलिमेंट। ठीक है, तो ए वाला बी वाले से, तब उनका पेयर बनेगा जिनमें ये कंडीशन पूरी हो रही है कि जो ए का एलिमेंट है वो बी वाले के एलिमेंट से एक कम है। तो ऑर्डर्ड पेयर वैसे कितने होते सर, वैसे होते 5 चौके 20। इन 20 में से यहां पे सिलेक्ट हुए कितने, 1 2 3 4, क्योंकि यही 4 हैं जो हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल आंसर लिखे जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रूल या कंडीशन, या फिर आप कह सकते हो रिलेशन, जो कि दोनों के बीच में रिश्ता स्टैब्लिश कर रहा है, एसोसिएट करवा पा रहा है दोनों सेट्स को, उसको मेंशन किया जाता है। क्लियर है ये मामला? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो रिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा, बस आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे आपको ऑर्डर्ड पेयर कैसा है वो लिखना है, किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किस सेट से लिया जाएगा वो लिखना है, और फिर कंडीशन डिफाइन करनी है। ठीक है,
इसमें अगर आप सीक्वेंसिंग में चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, कृपया ऐसा न करें। चलिए अब यहां देखो, बाय एरो या फिर रे डायग्राम। आपने वेन डायग्राम का नाम सुना है जो हम सेट में यूज करते हैं। यहां पे रिलेशन में हम एरो या फिर रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ड्रॉ करके रिश्तेदारी बताते हैं। ठीक है, कि आपने दोनों से ड्रॉ कर लिए, उसके बाद बता दिया किसका किससे रिश्ता है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, सेट ए के 1 और 2 के पास कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ, तो वो अकेले हैं। लेकिन 3 और 4 के पास कुछ रिश्तेदारी है, तो वहां पे सारी रिश्तेदारी बता दी गई। जैसे यहाँ पे जो 5 है, इसके 3 रिलेशन बन रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे तीनों ड्रॉ कर दिए। ये वाला जो अपना तरीका है वो थोड़ा लिमिटेड ही उपयोग हो सकता है जब आपके पास सेट में कुछ कुछ एलिमेंट्स ही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 3 है, ऐसे ही 5 4 6 7 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 10 एलिमेंट होंगे तो बनाना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग एरोज फ्रॉम द फर्स्ट टू द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वन। ठीक है, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। तो जो भी दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उनके बीच में हम इस तरीके से रे खींच के बताते हैं कि ये इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें जो सेट ए का कंपोनेंट होगा उसके पास केवल डॉट होगा, लाइन होगी, एरो नहीं होगा, और एरो होगा उस तरफ जिस तरफ इसने जाना है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है पर आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, रे बनती है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट या लाइन नहीं बनती, क्योंकि जो एरो होता है वो बताता है कौन किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो ए है ये बी से रिलेशन में है। ठीक है, उनके बीच में कुछ रिश्तेदारी वहां पे डिफाइन की गई है। अब यहां देखो, सेट ए में दिया 1 2 3 5, सेट बी में दिया 2 3 4, रिलेशन है आर, उसमें क्या बोल रहा है, क्या रिश्तेदारी है कि जो सेट ए का एलिमेंट होगा इज ग्रेटर देन, वो बड़ा होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। ये रिश्ता स्टैब्लिश करने की कोशिश अपन कर रहे हैं। तो उस केस में आपके ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आए, 3 2 5 2 5 3 और 5 4। इन चारों केसेस में जो सेट ए का एलिमेंट है, जो पहला वाला कंपोनेंट है, वो दूसरे वाले कंपोनेंट से अर्थात सेट बी के एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। दिस रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये जो ए टू बी के बीच में जो रिश्ता स्टैब्लिश हुआ है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो डायग्राम एज शोन इन फिगर 5.28। तो यहां पे देखो उन्होंने एरो डायग्राम बनाया है कि ए का बी से रिलेशन है, वो जो एरो है वो यही बता रहा है कौन किससे कनेक्टेड है और किस डायरेक्शन में रिलेशन फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने इसमें एरो बनाने में भी गलती कर दी तो पूरे चित्र का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कृपया ऐसी गलती ना करें। अगर मैं एरोज को उल्टा कर दूंगा तो वो बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा। ठीक है, विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, जरा से भी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते अपन लोग। इसके बाद क्या है, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से, वो है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, पहले इन दोनों शब्द का मतलब अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत से लोग इनके मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद फिर अपने पूरे सवाल के जवाब को ही गलत कर देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ना और समझना। लेट ए एंड बी, ठीक है, बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो पहली बात तो डोमेन और रेंज हमेशा किसका होता है? रिलेशन का होता है। ठीक है, किसी सेट का नहीं होता, रिलेशन का डोमेन और रेंज होता है। ठीक है, और फिर अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो फंक्शंस का भी क्या होता है? डोमेन और रेंज होता है। फंक्शन रिलेशन से और एक लेवल अप का टॉपिक है। ठीक है, जो शायद आपके सिलेबस में नहीं है जहां तक मुझे पता है। चलिए, तो आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन हमेशा रिलेशन का होता है, किसी सेट का नहीं होता। ठीक है, कि जो रिश्ता आपने डिफाइन किया है उसका डोमेन क्या होगा। अगर कोई आपसे ये पूछे तो फिर क्या होगा? फिर आप देखो ये बताओगे कि डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स of the ordered pairs which belong to R, and the range of the relation is the set of all the second components of the ordered pair which belong to R. अब देखो यहां पे
दो इंपॉर्टेंट चीजें, डोमेन के साथ इन्होंने क्या लिखा है भैया, डोमेन के साथ लिखा है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, और रेंज के साथ क्या लिखा है, एक बार ध्यान से देखो, रेंज के साथ लिखा है कि रेंज जो होती है वो होता है सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये बताओ, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकेंड कंपोनेंट है, ये किसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सर हमारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ठीक है। चलिए, ये आपने ये कहां होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर बनता कैसे है सर, ऑर्डर्ड पेयर में हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए का, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट लेते हैं सेट बी का, ठीक है। मतलब यदि हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो सर जब हमारे पास पहले से ये एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी की परिभाषा है, तो फिर इन्हें नया नाम डोमेन और रेंज देने की क्या जरूरत है। क्या हम ये नहीं बोल सकते, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि भैया जैसा कि आपने यहां पे देखिए चित्र बनाया है कि एफसी आते हैं ऑर्डर्ड पेयर से, जो कि होते हैं एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि डोमेन इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड रेंज इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। क्या ऐसा बोलना गलत हो जाएगा? मुझे सिंपल सी भाषा बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि जब डोमेन होते ही फर्स्ट कंपोनेंट है ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो बनता ही है एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी से, तो क्या डोमेन और रेंज को मैं एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी नहीं बोल सकता? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इनके बीच में एक रेखा है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर और ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें एक बीच में रेखा है, इसको हर कोई एलिमेंट पार नहीं करता। ये रेखा है रिलेशन की, ठीक है। तो ये जो रिलेशन की रेखा है ना मेरे लाल, ये जो जो एलिमेंट्स पार करते हैं उन्हें ही आप डोमेन और रेंज कहते हैं। तो सेट ए और सेट बी का डोमेन और रेंज से फर्क क्या है? फर्क है कि किस किसने उस रिलेशन की लाइन को पार किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 मिनट के लिए इस चित्र को यहां पे अभी गायब कर दूं, ठीक है, अगर मैं 2 मिनट के लिए इस चित्र को गायब कर दूं, पीछे आऊं, तो यहां देखो सेट ए के आपके एलिमेंट्स कौन कौन थे? तो सेट ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3 5। पर यदि मैं इस रिलेशन का डोमेन पूछूंगा तो पता है मेरा जवाब क्या हो जाएगा? 3 एंड 5। वो 1 और 2 नहीं रहेंगे, क्योंकि भैया वो हमारा रिलेशन की जो हमारी कंडीशन थी उसको पार नहीं कर पाए, ठीक है। और एग्जांपल अगर आप लेते और पीछे जाते, हमारे पास और बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल था, हमने यहाँ पे चित्र बनाया था, एरो के माध्यम से दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे भी ये 5 नहीं होगा, पर वो 2 और 4 होंगे, ठीक है। तो आपका डोमेन जो सेट ए से बनेगा उसमें 1 2 एंड 3 आ जाएगा। और जो रेंज होती है वो होता है हमारा जवाब। रेंज क्या होता है? जवाब। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहां गया? अब ये देखो, इसमें से आपका जो सेट ए है उसमें से आपने 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, 2 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, 4 सेलेक्ट किया, तो ये आपके रेंज, ये आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया, ठीक है। और जो आपका रेंज हो गया उसमें से देखो, जो ओरिजिनल सेट बी था उसमें तो 20 थे, लेकिन क्या ये 20 के 20 हमारे जवाब में आए? नहीं। तो इन 20 के 20 को रेंज बोलना कितना गलत हो जाएगा? बहुत गलत हो जाएगा। तो हमारा रेंज क्या होगा? हमारा रेंज होगा इसमें से 1 4 9 और 16। तो कुल मिला के भैया मोरे बात क्या आती है? बात सर इतनी सी आती है कि हम उसको बोलते हैं डोमेन और रेंज जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वो कंडीशन कहां से आती है? वो कंडीशन आती है रिलेशन में से, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी में से वो वाले एलिमेंट्स जो कि हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम फिर डोमेन और रेंज का
नाम देते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि आपने कुछ स्पेशल किया है तो अलग टैग देना बनता है, तो उनको टैग दिया जाता है डोमेन और रेंज का। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। देखो यहाँ लिखा है डोमेन ऑफ आर, और डोमेन हमेशा रिलेशन का होता है, क्योंकि अगर रिलेशन नहीं होगा तो कोई लकीर ही नहीं होगी, कोई रेखा ही नहीं होगी पार करने को, ठीक है ना। तो जब आपके पास रेखा ही नहीं होगी पार करने को, तो फिर कहां से लाओगे डोमेन और रेंज? फिर तो सभी पास हो जाएंगे, है कि नहीं। तो हमेशा जो डोमेन और रेंज होता है वो रिलेशन का होता है। और ये डोमेन और रेंज कहां से आता है? तो ये हमारे जो सेट ए और सेट बी थे, जिनके बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे थे, उसमें से वो सिलेक्टेड वाले होते हैं जो कि हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि x सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर फॉर सम y बिलोंगिंग टू b। ठीक है, मतलब वो वाले x की वैल्यूज जो कि हमारे रिलेशन का पार्ट है और हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए y के साथ एक ग्रुप बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं। सेम हैपेंस विथ रेंज। ठीक है, ये क्लियर है? ये आपको जो सेकेंड और फर्स्ट कंपोनेंट था वो अलग से नाम क्यों दिया गया? क्योंकि भैया उन्होंने कोई एक गिवन कड़ी कंडीशन को, एक गिवन सिचुएशन को क्रॉस किया, एक रेखा ऑफ रिलेशन को पार किया, इसलिए उनको अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। अब देखो कोडोमेन और डोमेन में क्या फर्क है और रेंज में क्या फर्क है। ठीक है, कोडोमेन आप कह सकते हो पूरे के पूरे सेट बी को, ठीक है, यानी प्रोबेबल जो आपके आंसर्स हैं, प्रोबेबल आंसर्स को कहा जाता है, प्रोबेबल आंसर्स या प्रोबेबल जो आपके हैं सेकेंड एलिमेंट जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, किसके? तो ये देखो यहां पे मतलब जहां से आपके सेकेंड वाला जो कंपोनेंट आता है वो, तो प्रोबेबल सेकेंड एलिमेंट की जो लिस्ट होती है ना, प्रोबेबल सेकेंड कंपोनेंट की जो लिस्ट होती है उसे आप कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, वो जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था कहां गया ये वाला, इसमें आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन वो वैल्यूज जो कि आपकी दी हुई कंडीशन के साथ आंसर में आ रहे हैं, रेंज वो वैल्यूज जो कि आपकी दी हुई कंडीशन को फुलफिल करके आंसर में आ रहे हैं। और देखो यहां पे कोडोमेन किसे कहेंगे? कोडोमेन इस पूरे के पूरे सेट बी को कहेंगे। क्यों भैया? क्योंकि सर देखिए, जब आप ए और बी के बीच में रिलेशन लगा रहे हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में जब आप रिलेशन लगा रहे हैं तो ए के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ए को तो क्या करना है, ए ने तो भैया रिलेशन इनिशिएट किया है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन किसके लिए है? बी के लिए, क्योंकि बी को वो सारी कंडीशंस को चेक करके अपने बेस्ट वालों को भेजना है। ये समझ में आ रहा है? जैसे ए तो बोल देगा मेरे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इट इज बी हु हैज टू चेक कि भैया इन पांचों में से किसका स्क्वायर मेरे पास है जो मैं आगे भेजूं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे कंडीशन जो है, यहाँ पे जो परीक्षा है वो किसकी ली जा रही है? बी की ली जा रही है कि भैया आप चेक करो कि किस किस एलिमेंट का स्क्वायर, ए के किस किस एलिमेंट का स्क्वायर आपके पास उपलब्ध है, उसको आगे भेजिए तो हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो पाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसीलिए बी को जो दूसरा सेट होता है जहां से आपके प्रोबेबल आंसर्स निकल सकते हैं इन सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कि इसने तो बोल दिया भैया मेरे पास 1 2 3 4 5 है, अब बी तुम बताओ तुम्हारे पास किस किस का स्क्वायर है, तो मैं अपने वो वाले उम्मीदवार आगे भेजूं। तो अब मामला किस पे आ गया? मामला आ गया बी के पास। अब बी चेक कर रहा है, अच्छा 1 का स्क्वायर, हाँ 1 मेरे पास है, 2 का स्क्वायर 4 मेरे पास है, 3 का स्क्वायर 9 मेरे पास है, 4 का स्क्वायर 16 मेरे पास है, 5 भेजा है उसने, लेकिन मेरे पास तो 5 का स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं 5 को मना कर दूंगा। तो मना किसको करना है? बी को, कि भैया मेरे पास कौन कौन उपलब्ध है और कौन नहीं है। ये मामला समझ में आया? तो जो सेकंड वाला सेट होता है जिसको रिलेशन को समझ के कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कि भैया हाँ हमारे पास ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्शंस हैं या नहीं है, उसको आप कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा मामला? हाँ जी सर। देखो ये डोमेन और रेंज जितना सिंपल तरीके समझोगे ना उतना इजीली समझ में आएगा। यहां पे देखो, लेट ए बी 1 2 3 4 5 7,
बी बी 2 4 6 8 एंड आर बी द रिलेशन इज 1 लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो भैया देखो यहां पे क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में रिलेशन बैठाया जा रहा है, ठीक है। तो ए रिलेटेड टू, या ए का रिलेशन हो रहा है किससे, बी से। अब यहां पे समस्या क्या है भैया, अब समस्या ये है कि रिलेशन कैसा बोला, उन्होंने बोला है कि 1 लेस देन। तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा देख भाई मेरे पास 1 3 4 5 7 है। अब बी तू बता कौन कौन सा है जो कि इसमें 1 लेस देन वाली कंडीशन पे फुलफिल हो रहा है। तो भैया बी ने चेक किया, अच्छा तुम्हारे पास 1 है तो मेरे पास 2 है, आने दो, ठीक है। तुम्हारे पास 3 है तो मेरे पास 4 है, आने दो। तुम्हारे पास 5 है तो मेरे पास 6 है, आने दो, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तुम्हारे पास 7 है तो मेरे पास 8 है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो बी को अब चेक करना पड़ा ना यार, ए ने तो बोल दिया भैया मेरे पास 1 3 4 5 7 है, बताओ अब इसमें से किस किस का 1 लेस देन वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो फिर बी ने चेक किया कि अच्छा हाँ 2 4 6 8 ये 4 हैं जो कि इनकी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 यहां पे रिलेशन आ गए। क्लियर हो गया ये मामला, जी सर। अब इसकी डोमेन रेंज अपन चेक करते, देखो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा इसका 1 3 5 7, क्योंकि इन चारों की इच्छा, इन चारों का रिलेशन सक्सेसफुल हो गया और इनके पास इनको बी से एक पूरा कंप्लीट सेकेंड कंपोनेंट मिल गया, तो इनका पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। रेंज क्या हुआ, रेंज हमारे आंसर्स हो गए 2 4 6 8। अच्छा कोडोमेन क्या हुआ, तो इस केस में जो कोडोमेन था वो पूरा का पूरा सेट बी हो गया कि इन चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो कोडोमेन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई करवाने का जो जिम्मा था वो दूसरे सेट पे ज्यादा है, क्योंकि पहला सेट तो अपनी वैल्यूज फेंक देगा, ये लो ये लो ये लो ये लो, बताओ इनमें से कौन कौन सा का बन रहा है। वो तो दूसरा वाला है जिसको सारी चीजें चेक करनी है, इसलिए दूसरे वाले को इस पर्टिकुलर कठिन परीक्षा में अपना इंपॉर्टेंट योगदान देने के लिए स्पेशल सम्मान के रूप में अलग नाम दिया गया कि भैया आपको कोडोमेन कहा जाएगा और आप में से फिर रेंज निकलेगी, ठीक है। ये क्लियर है, जी सर। कोडोमेन और रेंज बराबर भी हो सकते हैं जैसा कि इस केस में हो रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अलग अलग ही होंगे, ठीक है। चलिए नाउ वी हैव एग्जांपल, तो शुरू करते हैं इस एग्जांपल को सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज k। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशन हो सकते हैं ए टू बी, ये आपको पता करना है। अब देखो बिफोर फाइंडिंग रिलेशन ऑफ ए टू बी या नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकता है उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्योंकि ये पता लग पाएगा तो मैं नंबर ऑफ रिलेशन पे कुछ कमेंट कर पाऊंगा। तो भैया यहां पे आप देखेंगे कि एन ऑफ, यहां पे आप कहेंगे कि भैया एन ऑफ ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, राइट, यही होता है, जी सर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एम के, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीज जरा याद कर लो, ठीक है, कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज एम के। ये हम कहां लिख रहे हैं, ये हम ऊपर लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम के। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके सामने आपको पीछे लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे एक चीज पढ़ानी है आपको, ठीक है। कहां गया, ये रहा, डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन। क्या रिलेशन की डेफिनेशन, जो एक वर्ड लिखा है कि ए और बी यदि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अर्थात ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी का कोई भी सबसेट, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी मुझे यह पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हैं, तभी मैं रिलेशंस की संख्या बता पाऊंगा। क्योंकि इनका कहना है कि ए क्रॉस बी का एनी सबसेट, कोई भी सबसेट रिलेशन डिफाइन कर सकता है ए और बी के बीच में। तो अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में कितने सबसेट हैं, तब हम पता लगा पाएंगे ए क्रॉस बी के सबसेट के हिसाब से कि कितने होंगे रिलेशन,
ठीक है, तो यहां देखिए अब नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है, तो भैया नंबर ऑफ सबसेट होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स की परिभाषा हम निकालते हैं भैया 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तब होता है जब आपका सिंगल सेट हो, एक ही सेट हो, पर यहां पे क्योंकि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो आप यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखोगे, आप यहां नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, ठीक है, और वो कितने होंगे, वो होंगे भैया जितने ये आए हैं, जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर mk। इज दिस क्लियर? तो कैसे हमने इनकी संख्या से a क्रॉस b की संख्या निकाली और उसकी संख्या से नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले, और उसी के हम हिसाब से बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 की पावर mk। इज दिस क्लियर? नंबर रिलेशंस क्या होगा, 2 की पावर mk। कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये अपना पहला वाला एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है कि इफ रिलेशन आर which is in the roster form saying 0, 0, 2, 4, -1, -2, 3, 6, 1, 2, then write the domain। आपके लिए चित्र भी दिया गया है, ठीक है, आपको डोमेन बताना है। डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन हो जाएगा, यहां पे अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो डोमेन अगर हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखें तो -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन। हाँ जी सर, क्या आया, 0, 1, 2 और 3। मैंने थोड़ा सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख दिया कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। रेंज क्या होगा, तो भैया देखो यहाँ पे जो रेंज होगी आपकी, रेंज होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो 0, उसके बाद फिर, लेकिन ये शुरू कहां से हो रही है, -2 से हो रही है, तो भैया -2, फिर आ गया 0, फिर आ गया यहाँ पे +2, फिर आ गया +4 और फिर आ गया +6, ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई। कौन कौन सी, -2 हो गया भैया, उसके बाद 0 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 6 आ गया। अब ये कह रहे हैं राइट आर इन द बिल्डर फॉर्म, यानी अभी ये तो किसमें, अभी ये रोस्टर फॉर्म में है, आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखोगे आप, तो सर अगर हम रिश्तेदारी देखें तो यहां देखिए 2 इंटू 2 करने पे 4, -1 इंटू 2 करने पे -2, 3 इंटू 2 करने पे 6, 1 इंटू 2 करने पे 2 एंड 0 इंटू 2 करने पे 2। यही रिश्ता आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है, क्या इतना जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है कि हम बिल्डर फॉर्म में लिख सकें? यस सर, तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, एक x होगा, एक होगा y, ठीक है, उसके बाद अब हम डिफाइन करेंगे कौन कहां से आएगा, तो x बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है, कॉमा y बिलोंग्स टू सेट B फॉर श्योर, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे अब कंडीशन क्या है भैया, तो कंडीशन ये है कि भैया जो y है दैट शुड बी इक्वल टू 2x। y क्या है, y भैया y शुड इक्वल टू 2x। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अगर आप आंसर्स यहां पे देखें तो ये -1 से लेकर 6 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और यहां पे अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं कि x, y बिलोंग टू i, यानी इंटीजर फैमिली, एक चीज। दूसरा आप यहां पे लिख सकते हो कि x, y आर, अब ये देखो क्या होंगे, या तो ये -1 से बड़े हैं, ठीक है, उसके बराबर हैं, और 6 से छोटे या 6 के बराबर है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और वैल्यू तो आपको दिख नहीं रही है, तो आप ये भी मेंशन कर दो कि भैया या तो दोनों में से कोई एक डिफाइन कर दो, खाली x को डिफाइन करना है तो खाली x को कर दो कि x की वैल्यू -1 से बराबर या उससे बड़ी और 3 से छोटी होनी चाहिए, और जो y की वैल्यू है वो वैसे भी x पे डिपेंड करेगी क्योंकि हमने परिभाषा में लिख दिया है कि y इज इक्वल टू 2x है, तो y का खुद का वैल्यू नहीं है, ठीक है ना।
इस तरीके से आप सारी चीजें बता रहे हो कि x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b। हालांकि यहाँ पे सेट a और सेट b दिया नहीं है, पर आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर, आप चाहें तो इस लाइन को हटा भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि भैया जब सेट ए सेट बी है ही नहीं तो मैं क्यों डिफाइन करूं। तो आप सीधे सीधे यहां से भी शुरू कर सकते हो कि एक्स वाई इज सच दैट, अगर मैं और अच्छे से लिख के दिखाऊं इसको, कि एक्स और वाई दोनों ही इंटीजर फैमिली से आएंगे, पहली चीज। दूसरा, मैं यहां पे x को डिफाइन करूंगा कि वो -1 से बड़ा या उसके बराबर और 3 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और y जो है वो 2x के बराबर होगा। सर, हम यहां पे y की रेंज नहीं डिफाइन करेंगे कि y कहां से कहां तक होना चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि भैया y पूरा पूरा डिपेंडेंट ही x पे है। ठीक है, अब मान लो आपका कोई दोस्त है, वो डिपेंडेंट ही आप पे है, तो अगर आप पार्टी में नहीं जाओगे तो वो कैसे जाएगा? ठीक है, तो हम ये नहीं बता रहे कि वो पार्टी में जाएगा या नहीं, हम अपना बताएंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम दोनों के बारे में जानकारी दे देंगे। ये क्लियर हो गया? जी सर, इसीलिए केवल x का हमने वैल्यू डिफाइन किया, y का हमने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं किया है। रिप्रेजेंट r बाय एन एरो डायग्राम, ये हमने बना दिया है, आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट लिख दिए अपन ने, क्योंकि अपन को पता नहीं है कौन कौन से, तो अपन ने सारे लिख दिए। और b के भी अपन ने एलिमेंट लिख दिए, क्योंकि अपन को दोनों सेट का अभी तक नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी वैल्यूज थी सेट ए और सेट बी में जिनसे रिलेशन बना, तो हमने इन्हीं वैल्यूज को फाइनल मान के अपना चित्र बनाया है। क्लियर है ये मामला? जी सर, चलिए। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें बिल्डर फॉर्म में, कि दोनों के बीच में रिश्ता जो हम स्टैब्लिश कर रहे थे कि मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और आपको रिलेशन भी दिया है और आपको इन सारे सवालों के जवाब देने। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि भैया ए क्रॉस निकाल दो। तो ए क्रॉस बी में क्या होता है कि सर बिना दिमाग लगाए केवल एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स के पेयर बनाते बनाते अपन लिखते जाएंगे। ठीक है ना, चलो शुरू करते, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो भैया आप लिखोगे सर यहाँ पे 1 क्रॉस 1 सबसे पहला आपको दिखा, सेट ए का पहला एलिमेंट और सेट बी का पहला एलिमेंट। फिर सेट ए का पहला एलिमेंट तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक सेट बी के सारे एलिमेंट ना कवर हो जाएं। सबकी इंडिविजुअल मीटिंग कराना कंपलसरी है भैया, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो हमने किया 1 1 1 2 1 3 1 4। अब हम करेंगे फिर सेकेंड एलिमेंट से शुरू, तो वो है भैया 2 1, फिर 2 2 है जाएगो, फिर 2 आएगो 2 3, फिर आवेगो 2 4। अब इसके बाद कौन है? इसके बाद सर है तीसरा एलिमेंट हमारे सेट ए का, विच इज 3। तो फिर आप लिखोगे फिर से शुरू करते हुए 3 1, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे लिख देते हैं भैया 3 2, उसके बाद आप कहेंगे अगला आएगा 3 3 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में 3 4। अब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारी एलिमेंट से राजी खुशी मिल चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये मामला? जी सर, एक बार चाहिए तो आप चेक कर लीजिए, 3 इसमें 4 इसमें, 4 3 12, 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल है 12। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अब आपको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसमें से वो सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर जो कि हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको यहां पे हम मेंशन करेंगे। चलिए अब देखिए यहां पे कौन कौन सा हो जाएगा। तो सर उस केस में y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी y मतलब सेकेंड वाला पहले वाले में एक जोड़ के आना चाहिए, सेकेंड वाला पहले वाले में एक जोड़ के आना चाहिए, सेकेंड वाला पहले वाले में एक जोड़ के आना चाहिए, सेकेंड वाला पहले वाले में एक जोड़ के आना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो मुझे 3 यहां पे दिखे जिसमें सेकेंड वाला पहले वाले में एक जोड़ के आ रहा है, तो मैं उसको लिख दूंगा यहां पे कि भैया एक हो जाएगा 1 2। अगर मैं कलर कोडिंग को यहां पे आगे बढ़ाऊं तो हम लिखेंगे यहां पे 1 2, ठीक है, 2 3 एंड 3 4, और ये ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हमारा काम खत्म। डोमेन
तो भैया इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा सर यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 है ना जी सर, क्योंकि ये तीनों ही हमारे जवाब में यहाँ पे सेट में आ रहे हैं। रेंज, रेंज भैया जो पॉसिबल आंसर्स थे तो 2 3 और 4। तो यहां पे देखो डोमेन और रेंज का फर्क, भैया सेट ए में तो ये सारे थे पर उसमें से डोमेन वही बने जो कि हमारी रिलेशन की रेखा को पार कर पाए, ऐसे ही रेंज में से केवल वही वाले एलिमेंट्स आगे बढ़ पाए जो कि हमारी दी हुई कंडीशन की जो हमारी टेस्टिंग थी उसको पार कर पाए। ठीक है, तो आप डोमेन और रेंज यहां पे निकाल चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैसे यहां पे डी आर ना लिख के आप पूरा पूरा लिखें कि भैया ये डोमेन है, ठीक है, और ये रेंज है, क्योंकि आर का एक मतलब होता है आपका रिलेशन। ठीक है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। चलिए इसके बाद रिप्रेजेंट बाय एन एरो डायग्राम। हम एरो डायग्राम में कैसे बनेगा, तो देखो बहुत सिंपल है। पहले आप यहां पे बनाओगे एक गोला विच इज योर सेट ए, ठीक है, फिर बनाओगे दूसरा गोला विच इज योर सेट बी, तो ये आ गया आपका सेट ए। ठीक है, यहां पे आ गया आपका सेट बी। अब इसमें आप लिखोगे ए और बी के एलिमेंट्स को। ठीक है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है भैया, तो ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो आपने लिखा यहाँ पे 1 बनाया एक डॉट, लिखा यहाँ पे 2 बनाया एक डॉट, लिखा यहाँ पे 3 बनाया एक डॉट। ठीक है, और सामने वाली पार्टी में कौन कौन, सामने वाली पार्टी में 1 2 3 4 चारों हैं, तो आपने लिखा 1 2 3 4। अब जिन जिन के बीच में रिलेशन बन रहा है हमारा गिवन वाला, उनको आप कनेक्ट करेंगे। जैसे 1 से 2 का रिलेशन है विद एरो, ठीक है, 2 से 3 का है यूजिंग अ एरो। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसका इससे कनेक्शन है, और ये बहुत जरूरी है भैया, एरो नहीं लगेगा तो फिर आपका मीनिंग इनकम्प्लीट कैरी होगा। ठीक है, 1 to 2 2 to 3 एंड 3 to 4। इज दिस क्लियर जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, आराम से सवाल हो गया, स्क्रीन हमने कर दी है क्लियर। अब देखो चौथा एग्जांपल क्या बोल रहा है आपसे कि इफ ए इज अ सेट जहां पे 1 2 3 4 है 14 तक एंड रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, मतलब यही हमारा सेट ए है और यही हमारा सेट बी है, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, अब आपकी कंडीशन क्या है कि भैया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें ना, देखिए कि 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए, है ना। अब ये फिगर 5.30 बेसिकली ये कहां था, ये पिछले वाले का आपका वो हो गया, यहां पे अभी हमें बोला नहीं है। ठीक है, तो इस पे अभी ध्यान न दें। अब यहां देखो 3x इक्वल टू वाई की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मुझे यहां पे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, तो सर हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो आंसर क्या होगा भैया, रोस्टर फॉर्म का रेंज आपके रिलेशन का कि x की किस किस वैल्यू पे इंटू 3 करने पे आपको y मिल जाए। आपने रखा x को 1, y मिलेगा आपको 3, पॉसिबल है। आपने रखा x को 2, y मिलेगा 6, बढ़िया। आपने रखा x को 3, y मिलेगा 9, बहुत बढ़िया। आपने रखा x को 4, y मिलेगा 12, कोई दिक्कत नहीं। आपने रखा x को 5, y मिलेगा 15, लेकिन हमारा तो 14 तक का ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हम a से a की बात कर रहे हैं। तो जो a की वैल्यू थे, जो a के एलिमेंट्स हैं, वही दोनों जगह पे एप्लीकेबल है। तो हमारा यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो आएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये 4 हमारे आंसर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। देखिए डोमेन क्या होगा, तो भैया इसका डोमेन अगर हम देखेंगे यहां पे, तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, कोई अगर इसका कोडोमेन पूछेगा तो भैया कोडोमेन में जो जो पॉसिबल आंसर्स थे, यानी पूरा का पूरा हमारा सेट ए जो है वो हमारा कोडोमेन होगा। और रेंज, रेंज हमें जो आंसर के रूप में वैल्यू मिली वो। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 6 9 एंड 12। ठीक है, क्लियर है ये जी सर। देखो मेरी एक्चुअल कंडीशन ये थी, लेकिन क्योंकि मुझे बचपन से गणित आती है तो मैंने इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करके रफ में ऐसे लिखा
ताकि मैं इजीली अपने आंसर निकाल पाऊं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन वो सारी वैल्यूज हैं जिनको हमारा आंसर बनने अलाउड है, बने नहीं, आंसर बनना अलाउड है, क्योंकि वो हमारा उत्तर इन सब में से कोई सिलेक्टेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, और क्योंकि वो परिश्रम इस ए को ही करना है, इसी को अपने अंदर से वो वैल्यू ढूंढनी है जो कि हमारी कंडीशन को जस्टिफाई करे, तो इसलिए वो हमारा कोडोमेन बनाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर, एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म, फोर्थ वाला। एग्जाम्पल 5 अब आप देख लीजिए क्या बोल रहा है। 5 बोल रहा है द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज, जो कि यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके देखो बनाया गया है, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। चलिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो आपका एरो पी से लेकर क्यू तक जा रहा है। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में लिखते लिखते ही आपको सेट बिल्डर फॉर्म का यहां पे लॉजिक मिल जाएगा। तो R इज इक्वल टू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, देखो 4। ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है, तो सर वो जुड़ा हुआ है एक तो 2 से और दूसरा -2 से, तो एक 4,2। तो सर ऐसे अलाउड है, 1 का 2 से रिलेशन बिल्कुल अलाउड है भैया, दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फिर 9 का है कनेक्शन किससे, सर 9 का कनेक्शन है एक तो अपने 3 से और दूसरा 9 का कनेक्शन है -3 से। ठीक है, उसके बाद है अपना एक 5 जिसका 25 है, क्योंकि P से Q पे जा रहे हैं आप, तो पहले P की वैल्यू आएगी। 25 का एक कनेक्शन है 5 और दूसरा है -5। ठीक है जी सर, चलिए यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया, तो ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा, तो वो हम एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम, तो सर हम सबसे पहले मेंशन करते हैं हमारे पेयर को, तो x, y सच दैट x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। ठीक है, ये क्लियर, देखो सेट P और Q उन्होंने डिफाइन किए थे, तो हमने कहा x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। इज दिस क्लियर? जी सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप कोशिश करोगे कि इनके बीच की कंडीशन हम बता पाए। ठीक है, क्या है भैया इनके बीच की कंडीशन, तो सर इनके बीच की कंडीशन ये है कि जो x है, ध्यान से देखो वो क्या है, 4, 4, 9, 25। 4, 9, 25 ये क्या है, ये किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो x है वो स्क्वायर है किसका, y का, और y क्या है 2 -2। क्या 2 का स्क्वायर है 4? हाँ। क्या -2 का स्क्वायर है 4? हाँ जी। क्या 3 का स्क्वायर है 9? हाँ जी। क्या -3 का स्क्वायर है 9? यानी x और y के बीच में क्या रिश्ता है, जो सेकंड वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर करने पे फर्स्ट वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, हो सकता है आपकी किताब में ये कंडीशन पहले दी हो, ये दोनों बाद में दी हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के सारी बात कवर होनी चाहिए। ठीक है, कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर होना चाहिए, x p से आएगा, y आएगा q से, और ये कंडीशन पूरी यहाँ पे हो रही है। इसीलिए यहाँ पे देखो 1 अकेला है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता, पर हमारे p में 1 है ही नहीं। अगर 1 होता तो ये भी जुड़ जाता। ठीक है, पर है नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। चलो क्लियर हो गया। डोमेन और रेंज बता दो मुझे। सर अगर इसका डोमेन देखेंगे हम तो 3 वैल्यूज हैं, दैट इज एक 4, एक 9, एक 25 रिपीट हो रही है, पर हमारे लिए तो यूनिक वाली ही हम लिखेंगे। अच्छा रेंज क्या हो जाएगी, तो सर रेंज में तो बहुत कुछ आ जाएगा। रेंज हमने लिखना शुरू किया तो -2, या अगर मैं सबसे छोटे शुरू करूं तो -5, -3, -2, देन +2, देन +3 एंड +5। ये 6 वैल्यूज हमारी रेंज है। क्लियर है ये मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। आप चाहें तो इसको -5 +5 -3 +3 -2 +2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इंडिविजुअल वैल्यूज अपनी होनी चाहिए यूनिक। सीक्वेंसिंग इतनी मैटर नहीं करती इस केस में। ठीक है, सीक्वेंसिंग पेयर में मैटर करती है, कि पेयर के अंदर नहीं हिलना चाहिए। पेयर की भी, पेयर का पेयर से अगर सीक्वेंस हिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर पेयर के अंदर नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए
तो ये अपन ने फटाफट सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, द रिलेशन आर वेयर आर इज 2 1 4 7। अब यहां देखो कुछ रिश्ता नहीं दिया है, बस इतना बोल दिया कि ये आपकी रिलेशन के आंसर्स हैं। अब आप बताओ कि इसमें क्या रिलेशन यहां पे बन रहा है। ठीक है, तो वो किसको सोचना पड़ेगा, वो भैया हमको ही सोचना पड़ेगा कि कैसे हम यहां पे रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैसे पता लगाएंगे। देखो अपना यहां पे सबसे पहले ये देखो कि आपकी जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, 2 4 1। ठीक है, तो 2 रिलेटेड है, उसका सामने आंसर है 1। 4 है यहाँ पे रिलेटेड किससे, 7 से। ठीक है, 1 रिलेटेड है -2 से। ठीक, ये है अब तक की कहानी। ये 3 ही दिए हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ और तो दिया नहीं है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट लाइक मैं फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर -1 कर दूं, है सर मतलब कैसे, मतलब देखो ऐसे मेरा कहना है यहाँ पे जस्ट आई एम ट्राइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भैया 2 × 1 -1 करने पे 1 मिलता है। सॉरी, अपन ने 2 × 1 -1 करने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो भैया 4 × 2 -1 करने पे 7 मिलेगा। तो यहाँ तो कुछ समन्वय बैठ नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे ना, देखो हमें नहीं पता कि किसको किससे क्या करने पे ये आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें इक्वेशन का रूप दे पाए, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे कि 2 × A, ठीक है, +B करने पे मुझे 1 मिल रहा है। हो सकता है ये B पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन सेम ही मैथमेटिक्स जब मैं सेकंड वाले के साथ कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, तो मुझे 7 मिल रहा है। लेकिन सेम ही मैथमेटिक्स जब मैं थर्ड वाले के साथ कर रहा हूं तो मुझे -2 मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली हिट एंड ट्रायल करने की जगह कोई एक इमेजिनरी मैथमेटिकल सिचुएशन बना ली जो कि सारे पॉसिबल आंसर्स को यहां पे ध्यान रख सकता है कि भैया 2 में A मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया तो 1 आ गया। सर अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहा होगा तो भी वो A ध्यान रख लेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे A जो है वहां नीचे भी है और यहाँ भी है, वो तीनों जगह पे सेम ही है, वो तीनों जगह पे सेम ही कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं इनमें से किसी दो इक्वेशन को पकड़ूं, मैंने पकड़ा यहाँ पे मानो 4A + B = 7 को, और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 2A + B = 1 को। लेट्स सी इफ आई गेट A और B की वैल्यू। 4 में से 2 गया, 2 बचा, B में से B गया, 0 बचा, 7 में से गया, 6 बचा, तो A की वैल्यू आई 3। अब अगर A की वैल्यू 3 है तो B कितना होगा, तो B कहां से निकालेंगे, तो भैया इनमें से किसी में भी रख दो। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप यहां रखते हो तो आपको B मिलेगा -5, है ना, तो आपने यहां पे रखा B = सॉल्व किया तो B आया -5। इस तरीके से आपको A और B की वैल्यू मिल गई, जिससे आपको क्या मिल गया, जिससे आपको मिल गया इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, अच्छा ये जो पहली वाली वैल्यू थी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं x। जो दूसरी वाली वैल्यू थी उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं y। तो अगर मुझे यहां पे रिलेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो सर मैं लिखूंगा कि भैया y = 3x, क्योंकि a की वैल्यू है 3 -5। अब बताओ क्या हिट एंड ट्रायल से हम कभी इस इक्वेशन तक पहुंच पाते, नहीं सर। तो हमने क्या किया था, हमने जो भी आपके ये वेरिएबल के साथ के जो कांस्टेंट पार्ट थे उनको हमने A और B मान लिया कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा फिर कुछ ऐड किया होगा तो 1 आया होगा, 4 में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड किया होगा तो 7 आया होगा, इस 1 में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड किया होगा तो -2 आया होगा। अब जब मैंने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया तो मुझे दिखा कि मेरी एक वैल्यू आ रही है 3, यानी इन सब में 3 मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड लिखा था पर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, जिसने ध्यान रख लिया कि मुझे माइनस करना है, तो फिर मेरा आया y = 3x + 5। तो अब अगर मैं देखूं तो इनका लीनियर रिलेशन कैसा बनेगा, तो इनका लीनियर रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा कि y = 3x ± 5। अब आपको ये तो नहीं बोला है कि ऑर्डर्ड पेयर निकालो या फिर किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है,
ये बोला है कि भैया उसमें लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में, नहीं, तो आप क्या करोगे, केवल इतना लिख के कि भैया ये है इनका लीनियर रिलेशन, इनका रिश्ता। कैसे पता लगाया आपने, आपने इक्वेशंस फॉर्म की यूजिंग द आंसर्स, ठीक है, कि ये वैल्यू ऑफ x थी, ये वैल्यू ऑफ y मिल रही थी। चलिए इनकी मदद से कुछ हम इक्वेशंस बनाएं, जिसके बाद हम अपने यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। क्लियर हो गया ये मामला, प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे आपने x और y की वैल्यू से पहले इक्वेशंस बनाई, फिर सॉल्व करके कंपोनेंट्स निकाले, फिर आपकी एक्चुअल इक्वेशन बनाई जहां से ये सारे वैल्यूज निकल के आ रहे थे इनपुट और आउटपुट के, ठीक है। चलो, अगर हिट एंड ट्रायल करते हो शायद कभी नहीं मिल पाता है ना। यहाँ पे आई थिंक आपके एग्जांपल्स होते हैं समाप्त, एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन, बट दिस इज अ न्यू बिगनिंग जिसके बारे में आपको जरूर जानना है। अद्भुत बैच क्लास 11-12 के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको करवाएगा आपके सिलेबस का कंप्लीशन, वो भी 100% सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार। इसके साथ साथ अब आपको मिलने वाले हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस, वन शॉट रिविजन्स, सारे नोट्स का एक्सेस, प्रॉपर टेस्ट एंड उनके सॉल्यूशंस, उसके बाद आपके लिए माइंड मैप वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, साथ ही साथ आपके लिए स्पेशली हम करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर को सॉल्व और आपको प्रोवाइड कराएंगे उसके सॉल्यूशंस। ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो। आप अभी से इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ पे आप इजीली हमारे फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। रजिस्टर करते समय कृपया इस कोड का इस्तेमाल करें जिससे आपको अच्छा खासा ऑफ मिलेगा, क्योंकि वी नीड टू इंश्योर दैट भारत का हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो बिना किसी कठिनाई के आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे या फिर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे भी कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम स्टे सेफ, माँ बाप की सेवा करें एंड यस पूरी शिद्दत लगन से मेहनत करें, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।